उई शिट, मीटिंग डिलीट करी मैंने। सब बच्चों को वापस करेगा कि सर ने लिफ्ट कर दिया। सॉरी, गलती से मीटिंग डिलीट हो गई थी। भूमिका आ चुकी है, साक्षी आ चुकी है, शोभा आ चुकी है, चलो सब लोग आ चुके हैं। चलो करने का स्टार्ट। 2 बार पूछा मैंने, 5 बार छोड़ दो। क्या पढ़ा था अपन ने कल? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे? कब आया था वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? 1935। ओके। गवर्नमेंट की, सुनो, गवर्नमेंट एंड आरबीआई में से किसकी फिस्कल पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? ओके गुड, मतलब आप लोग पढ़ते गए जाने की बात। अपन ने कल उसके फंक्शंस भी पढ़े, क्या थे? करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। नेशनल कॉर्पोरेशन इन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लिखने का बच गया था, नोट्स में नहीं है। नेशनल एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? सर आपने तो लिख दिया, ये क्या है? मुझे एक बात बताओ, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना? ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, गूगल पे से, पेटीएम से, सब चीजें करते हो क्या नहीं? ध्यान दो इधर। हाँ, ये मैं हूं, ठीक है। बहुत ही एडवांस सेटिंग हो गई इसकी, ठीक है। मैं हूं, अब यहां पे मेरे को पेमेंट भेजना है। क्या भेजना है मेरे को? यहां पे पेमेंट भेजना है। ये रहती है पुणे में, मैं रहता हूं मुंबई में, ठीक है। आपको क्या लगता है, अभी पेमेंट मुझे भेजना है तो मैं किससे भेजता हूँ? आपके पास क्या ऑप्शन है? गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, फोन पे, ओके। और कुछ बचा है? नहीं, इतना ही है। मुझे तो इतना ही पता। अब यहां से पेमेंट जाएगा गूगल पे से, इसको मिलेगा। इन केस यहां पे कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, इन केस यहां पे कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गूगल पे में अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ तो उसमें अगर मेरे यहाँ से पेमेंट कट होता है, मतलब मेरे मुंबई से पेमेंट तो कट हुआ है बट इसको रिसीव नहीं हुआ अभी तक, सो इज द रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस? अरे पर अपन तो पढ़ा, जब मनी की बात आती तब कौन? मैंने लास्ट टाइम बोला था ना आपका, इसकी वजह से। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होंगे। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐप कौन सा है पता है? भीम ऐप, BHIM, भीम ऐप। भीम ऐप से अगर आप पेमेंट करते हो, अगर उसमें पेमेंट आपका कट जाता है, सामने वाले को रिसीव नहीं होता, तो उस केस में आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पेमेंट होते हैं ना, पेमेंट जिसका मैनेजमेंट किया जाता है, वो कौन सी कंपनी करती है? तो उसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी आरबीआई के पूरे पेमेंट को मैनेजमेंट करती है। आरबीआई खुद पेमेंट को मैनेजमेंट नहीं करती है। जैसे गूगल पे एक कंपनी है, वैसे ही एनपीसीआई एक कंपनी है जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूरे पेमेंट को क्या करती है? मैनेजमेंट करती है। एग्जाम में शायद क्वेश्चन आ सकता है, आपके नोट्स में नहीं है तो लिख लो यहाँ पे। एनपीसीआई is the company, is the government company, is the government company. NPCI is the government company who manage who manage who manage the payment who manage the payment on behalf of
ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई इज अ गवर्नमेंट कंपनी हु मैनेज द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा है बैंकर टू गवर्नमेंट। मैंने कल भी बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देती है, किसको पैसा देती है? गवर्नमेंट को पैसा देती है। सो उसे क्या कहते हैं? बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू बैंक, बैंक भी लोन देती है। सुनो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक दो लोगों के लिए हो सकती है। किसके लिए? एक तो गवर्नमेंट के लिए एंड नॉर्मल बैंकिंग के लिए। ये इनको क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? लोन। तो अपना यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। क्या है? चलो नेक्स्ट। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में आना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? पूछ रहा हूं मैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में है। 1935 को आया था। उसके बिहाफ पे पेमेंट कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई करता है। जैसे अपन ने सेबी भी पढ़ा था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में। वो कब आई थी? वाह वाह, एक दिन में बोली मत देखो। 1992 1990 याद रखो, 1992 को आई थी, 12 अप्रैल 1992 को आई थी। आज अपन पढ़ने वाले इंसॉल्वेंसी बैंक है भगवान, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। लिखता हूं, लिखो, एक डायग्राम निकलते हैं। इंसॉल्वेंसी, एग्जाम में ये पूरे पैसेज नहीं पढ़ने के मेरे नोट्स में। नोट्स के बाजू में क्या बोलते उसको चिपकाते? स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स लेके दे जाओ, मतलब ये पैसेज के सामने डायग्राम निकालने का। जैसे सेबी का अपन ने डायग्राम निकाला था, तो वो डायग्राम वहां पे चिपका देने का। मतलब उसके ऊपर मत चिपकाओ, पढ़ने को आपको जगह दो, ऊपर गई तो चिपकाओ। तो आपको एटलीस्ट जब पैसेज पढ़ने का नहीं होगा ना, तो आपका रिविजन वो स्टिकी नोट्स ही हो जाएंगे। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे IBI कहते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है देखो। आपको पता है जो बैंक से आप लोन लेते हो ना, बैंक से आप लोन लेते हो, हाँ। अब ये बैंक है, ठीक है। इस बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है। अब लोन बैंक कब कंसिडर करती कि ये बैड डेप्ट? बैड डेप्ट मतलब ये डिफॉल्ट हो चुका है, पैसे नहीं देने वाला। बैंक को कब पता चलता है? जब 2-3 चेक बाउंस, 2-3 चेक, एक बार गड्ढे में गए, 2-3 बार गड्ढे करने के बाद पता चलता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ बोलो। जब लोग रीपे नहीं करते तो रीपे नहीं करेगा तो भी डिफॉल्ट है ना, बट ऐसा कुछ क्राइटेरिया ध्यान रखना। 90 डेज, अगर 90 डेज के अंदर वो रीपे नहीं करता है, नोटिस देने के बाद, कितने डेज के अंदर? 90 डेज के अंदर अगर वो रीपे नहीं करता है, तो उसे अपन क्या कंसिडर करेंगे? बैड डेब्ट्स। क्या अंडरराइटिंग आ आज मगर मजा ना लगे। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? इसका काम क्या? देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी, भिखारी नहीं बोल गए, अनेबल टू पे। और किसके लिए? बैंक के लिए। और इसके लिए बोर्ड बनाना है उन्होंने। क्या किया है? बहुत सारे कस्टमर्स है जो पैसे पे नहीं करते। अभी विजय माल्या ये पैसे पे नहीं करता, तो इनके लिए बैंक के पास टाइम नहीं है, तो बैंक क्या करती? ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड को बनाया है। ये बोर्ड इसमें डील करता है। जैसे बैंक के कोई भी लोन नहीं देगा, उनके साथ ये डील करता है। तो बैड डेब्ट्स अपन कब कंसिडर करेंगे? जब कितने दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया? 90 डेज के। 90 याद रखना,
तो इसे अपन क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स कहेंगे। अब ये बैड डेब्ट्स कौन रिकवर करता है, उन्हें कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उन्हें अपन कहेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अमाउंट रिकवर करते हैं, ये क्या करते हैं, रिकवर अमाउंट, किसके पास से, कस्टमर के पास से, ठीक है। और ये कब आया था, 2016 में, ठीक है। तो बैड डेब्ट अपन कब कंसिडर करेंगे, कितने दिन के बाद, 90 डेज के बाद अपन उसको क्या कंसिडर करेंगे, बैड डेब्ट, मतलब अनेबल टू पे, ठीक है। उस बैड डेब्ट को कवर करने के लिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड अपॉइंट करता है, ये बोर्ड अपॉइंट करता है इनको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, सीए, सीएमए होते हैं, और ये रिकवर करते हैं अमाउंट, किससे, कस्टमर से। तो इसी का पर्पस वही था उसको लाने के पीछे, इस बोर्ड को। हुआ, स्टिकी नोट्स या नोटबुक भी लिख सकते हो, नोटबुक में डायग्राम। जब भी आप पढ़ोगे तब इमीडिएट पढ़ने से पहले ना पैसेज इसको देखते जाओ, तो आपको पैसेज का पूरा एक आइडिया आ जाएगी कि पैसेज में क्या लिखा है। चलो, हुआ, तूने क्यों नहीं लिखा, लिखा, चलो नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब सबसे पहले ये पढ़ने से पहले एक सेकेंड, अब इसमें एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर कहां पे जाते हैं, तो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर कहां पे जाते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे। जो बैंक का लोन पे नहीं करता है उसको इसके पास जाना पड़ता है, ये रिकवर करते हैं। अब नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको शॉर्ट में कहते हैं एनसीएलटी। क्या कहते हैं इसको, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सुनो सुनो, अब मैं को ना, मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मेरे को कंपनी खुद की बनानी है। क्या बनानी है, मेरे को खुद की कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए आपको पता है कहां पे फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, किस वेबसाइट पे, मैंने कल आपको दिखाया था, तो उसे क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके पास आपको फॉर्म्स देना पड़ता है ना। अब आपने इनके पास फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, यहां पे आपने कंपनी का फॉर्म दे दिया इनके पास। इन्होंने अगर आपकी नहीं मान ली, ये बोलते इसमें कुछ गलती है, कुछ है, बट आपको एक्सेप्ट नहीं है, ये क्या करेगा, इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो एक्सेप्ट करेगा, आपने फॉर्म दिया, एक तो रिजेक्ट करेगा। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप जाओगे एनसीएलटी के पास, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। उनको बोलना है एनसीएलटी, वो बोलेंगे बोले ऐसा ऐसा फॉर्म हमारा सबमिट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको कहते हैं हियरिंग करना, वहां पे हियरिंग होगी। तो एनसीएलटी में क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो 16 मतलब 16 जुडिशियल मेंबर होते हैं एंड नो टेक्निकल मेंबर होते हैं। 16 कितने मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स। आज जुडिशियल मतलब कौन से, जो एडवोकेट होते हैं ना, एडवोकेट जज, वो 16 मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है। और 9 कितने लोग होते हैं, टेक्निकल। टेक्निकल मतलब कंप्यूटर वाले नहीं है, टेक्निकल उसी फील्ड के। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उसी फील्ड के 9 मेंबर्स।
तो उसे टेक्निकल कहता है। तो टोटल 25 मेंबर्स होते हैं एनसीएलटी में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एनसीएलटी में कितने मेंबर्स होते हैं। जैसे अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहा जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। जैसे अपन ने सीबी का पढ़ा था, सीबी से एपीलेट ट्रिब्यूनल, एपीलेट ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप कहाँ पे जाओगे, फिर एनसीएलटी में जाओगे। और एनसीएलटी में टोटल 16 लोग होते हैं जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 9 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। और इन दोनों का एक होता है ना, उसे क्या कहते हैं, चेयरमैन होता है एक। कौन होता है, चेयरमैन होता है। ठीक है, किधर गया, ठीक है, चेयरमैन होगा। और ये कौन सी बॉडी पता है, अपन लास्ट टाइम पढ़ी थी, सीबी कौन सी बॉडी थी, कौन सी जुडिशियल है, कौन सी एग्जीक्यूटिव है, कौन सी लेजिस्लेटिव है। वैसी एनसीएलटी भी सेम है, ये खुद के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, खुद के लिए डिसीजन पास करती है। तो यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं कौसी जुडिशियल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। यहां पे अपन लिख सकते हैं कौसी जुडिशियल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, यस। परत एक्सप्लेन कर कौन सा, ये चेयरमैन चेयरमैन से, हाँ 16 जुडिशियल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर मतलब एडवोकेट, जज, जो जुडिशियल से होते हैं। जुडिशियल में कौन होता है, जो एडवोकेट होते हैं, जज होते हैं। तो उन लोगों के 16 मतलब ऐसे 16 मेंबर्स होते हैं इस टीम में, और 9 टेक्निकल। टेक्निकल मतलब अब मेरा मैटर किसका है, कंपनी का है, तो कंपनी में जो एक्सपर्ट है उस प्रोसेस में, वैसे 9 मेंबर्स, तो उसे टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं। तो टेक्निकल मेंबर्स कितने होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे 25 लोगों की टीम होती है, उनका एक चेयरमैन होता है, ये मैटर्स को हैंडल करते हैं। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, अपन ने देखा कल रिलायंस इंडस्ट्री का सब देखा, मुकेश अंबानी का, वो एमसीए की वेबसाइट पे था। अगर एमसीए वेबसाइट आपका एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप किसके पास जाओगे, आप एनसीएलटी के पास जाओगे। तो एनसीएलटी में ये मेंबर्स बैठे होते हैं। ठीक है, अब एनसीएलटी ने भी नहीं सुना आपका, इनके पास एक ही ऑप्शन है, एक तो एक्सेप्ट करो, एक तो रिजेक्ट करो। अगर इन्होंने रिजेक्ट किया तो आप किसके पास जाओगे, NCLAT हाँ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसे कहते हैं NCLAT। जहां पे अपील करना पड़ता ना, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल रहता है। और इन्होंने आपका भी नहीं सुना तो बस नहीं सुना तो घर चल जाएगा। फिर इन्होंने अगर आपका रिजेक्ट कर दिया तो लास्ट में ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। लास्ट में आपके पास क्या ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। एक मिनट, यहाँ पे टाइम पीरियड देखता हूँ मैं सर, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा था। ए 45 डेज के अंदर आप एनसीएलटी के पास कब तक जाओगे, 45 डेज। मतलब सुनो, ध्यान दो, सुनो। एनसीएलटी ने डिसीजन पास कर दिया, आप एमसीए से कहां पे गए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गए, उन्होंने आपका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिस दिन एक्सेप्ट नहीं किया उसके 45 डेज के अंदर आपको कहां पे जाना है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना है। कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। एग्जाम में डेज पूछेंगे कितने अंदर, वो एनसीएलएटी के पास जाएगा। तो ये पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ा तो भी सफिशिएंट है।
जैसे सेबी का पढ़ा था ना वैसे ही सेम हुआ। चलो ध्यान रखना ये किसका आउटकम है। यहां पे कमेटी एनसीएलटी लाना, सुनो सुनो ध्यान दो, एनसीएलटी लाने के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो वो कौन सी कमेटी थी, इरादी कमेटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां पर लिखो कि देगा हाँ एनसीएलटी, एनसीएलटी इसका आउटकम है। आउटकम मतलब ये आने के पहले इन्होंने मीटिंग बिठाई थी, उस मीटिंग में डिसीजन लिया था कि अपने को एनसीएलटी लाना पड़ेगा इंडिया में, तो कौन सी कमेटी थी, आउटकम ऑफ ERADI, इरादी कमेटी, इसका आउटकम था, आउटकम ऑफ इरादी कमेटी। उनका इरादा था कि आपने को एनसीएलटी लाना है। इनकी मीटिंग हुई, फिर शूटिंग मीटिंग में डिसाइड किया कि अपने को एनसीएलटी लाना है। ये सिर्फ पढ़ लो, ये एग्जाम में नहीं आता। इनका मेन फंक्शंस क्या है, क्या करने का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। मैंने बोला एमसी के ऊपर आप रजिस्टर करते हो आपकी कंपनी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप किसके पास जाओगे, एनसीएलटी के पास जाओगे। उनका भी काम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज करना। उसके बाद उसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने बोला आपको अगर शेयर्स दिए जाते, सुनो ध्यान दो, शेयर्स किसके ट्रांसफर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के या पब्लिक कंपनी के, पक्का प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते क्या, ट्रांसफर नहीं होते, अब होते किसके पास होते सर, विद इन द कंपनी, जो मेंबर्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके पास ही वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, अंदर फैमिली में ही, किसी बाहर को वाले को नहीं ट्रांसफर कर सकते, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही अलाउड है। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट भी ले सकती है कंपनी मेंबर्स से। आपको पता ना, इनकेस जैसे अपन सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी पता है ना आपको, सोसाइटी क्या होती है, बीसी बोलते हैं उसको, जैसे मंथली पैसा देते हैं, फिर जिसका नंबर आएगा वो निकाल लेता है, वैसे डिपॉजिट कंपनी क्या करती है, मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है और उनको उनके ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो वो भी किसका काम है, एनसीएलटी का काम है। एग्जाम में नहीं आ गए। पावर टू इन्वेस्टिगेट, सुन ये एग्जाम में आएगा, इसको आगे ही कंटिन्यू करो वहां पे। कितना गया एनसीएलटी, हाँ सुनो, एनसीएलटी को ऐसा डाउट है, सुनो ध्यान दो, एनसीएलटी को ऐसा डाउट है कि किस कंपनी में फ्रॉड होने वाला है या कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, ऐसे एनसीएलटी को लगता है, तो एनसीएलटी खुद के हिसाब से उसे कहते हैं ओन, उसे सुमोटो कहते हैं, सुमोटो, सुमोटो, सुमोटो मतलब ओन डिसीजन, सुमोटो का मीनिंग है ओन डिसीजन, या 100 मेंबर्स एप्लीकेशन क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन। सुमोटो मतलब ओन डिसीजन, 100 मेंबर्स एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। उसका मीनिंग बताता हूँ, पर लिख लो आप लोग, क्योंकि ये भाग के चला जाऊंगा मैं इसके बाद। चलिए सुमोटो मतलब ओन डिसीजन, 100 मेंबर्स एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। सुनो ना, अगर कोई कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना, आप शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो मुझे लगता है कि कंपनी में फ्रॉड है, ऐसा चल रहा है, मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि एनसीएलटी ने किसने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एनसीएलटी ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो कितने लोगों ने एप्लीकेशन देना चाहिए, 100 लोगों ने। अगर 100 लोग साइन करते एप्लीकेशन और एनसीएलटी के पास देंगे, तब एनसीएलटी क्या करेगा, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा। 99 लोगों ने दिया तो भी नहीं चलेगा, 100 लोगों का साइन चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन होगा कंपनी का।
और एनसीईआरटी के पास खुद के पास भी पावर है, सू मोटो बोलते हैं कि इट्स ओन डिसीजन, वो आपके हिसाब से भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन आएगा आपके कितने मेंबर्स लगते हैं एप्लीकेशन देने के लिए एनसीईआरटी को फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए बी सी डी में आएगा 100, 99, 98, 97, तो आपको क्या रखना 90 में दे रखना कितना 100, ठीक है। कंपनी को फ्रीजिंग, कंपनी की एसेट फ्रीज भी कर सकती है। फ्रीज मतलब, फ्रीज करना मतलब फ्रीज में रखना क्या, फिर फ्रीज मतलब सील करना, वहां पर वो फ्रीज का मतलब है सील करना, फ्रीज का मतलब है सील करना। मतलब क्या करना, सील करना, ठीक है। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है। सुनो ध्यान दो, अपन एक चीज पढ़ी थी क्या, पब्लिक कंपनी में कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, पढ़ा था। अब पब्लिक कंपनी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, प्राइवेट कंपनी में, तो आप मुझे बताओ यहां पे कितने होने चाहिए फिर अभी, जब ये मेंबर्स 7 से कितने हो जाएंगे 2, तो फिर पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी में। ये किसके पास राइट है, एनसीईआरटी के पास राइट है। एनसीईआरटी कैन कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ये नेशनल कंपनी एप्लीकेट ट्रिब्यूनल भी पढ़ा अपन ने, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन भी पढ़ा। हाँ सुनो, कितने गया वो पॉइंट, डायग्राम कितने गया, हाँ सुनो, सुप्रीम कोर्ट को जाने से पहले कहां पे जाते अपन, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल के पास जाते है ना। इनको ना, इनको विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ्स के अंदर मैटर सॉल्व करना है। कितने दिन के, कितने मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर इनको मैटर सॉल्व करना है, या डिसॉल्व करना बोलते हैं उसे। विद इन 6 मंथ्स मैटर सॉल्व होना चाहिए, 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए, ऑर्डर पास करना चाहिए। NCL 18 है। नींद आ गई क्या बहुत, अभी CSET की एग्जाम हुई ना, पता है क्या नहीं, CSET की एग्जाम हुई ना अभी, पता है, 10 जुलाई हाँ, उसके क्वेश्चंस पेपर अपन सॉल्व करेंगे, ये होने की बात। हाँ सेंड भी कर दो, आएगा नहीं मेरे पास, पहले उनको बोलता आपको दे दो, फिर मेरे को दे दो। अरे ऑनलाइन होते हैं ना वो, ऑनलाइन कैसे, आपको पता नहीं क्या, एक दिन में 2 पेपर होते हैं आपके, मतलब कंटिन्यूस, नहीं पता आप लोगों को, आप लोगों को नहीं पता, एग्जाम 2 घंटे में, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 दिन में पेपर खत्म हो जाते हैं आपके, और कंटिन्यूस पेपर होते हैं विदाउट एनी ब्रेक। पेपर 1, पेपर 2, दूसरे दिन पेपर 3, पेपर 4, इमीडिएटली कंटिन्यूस पेपर चलते हैं आपके विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। और आपको सेंटर पे जाना पड़ता है। आज तक जो पेपर आपने दिया ऑनलाइन वैसा CS का नहीं होता है, वहां पे जाना पड़ता है आपको, वहां पे बैठना पड़ता है, आपको दिया जाता है कंप्यूटर के सामने, आपका लॉगिन डालने के बाद फिर आपके फोटो सब आएगा वहां पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था ना फोटो बढ़िया, वो वहां पे आता है। फिर आप लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद ऑप्शन आएंगे, कैन वी स्टार्ट, यस 3 घंटे का गेम है खेलो, आपके 6 महीने की मेहनत 3 घंटे में दिख जाएगी आपने कितनी मेहनत की है। और लास्ट में ऑप्शन का बटन था सबमिट, सबमिट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली भी सबमिट होता है टाइम। अगर आपका क्वेश्चन 5-6 बचे और आप बोले कि नहीं 2 मिनट रुक, वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो जाता है, एग्जिट बाहर भी आ जाता है। ऑनलाइन होता है, तो फिर ऑनलाइन होता है ना, फिर कंप्यूटर पे थोड़ी टिक मारेंगे, हाँ ऑनलाइन ही होगा ना, क्योंकि ये ऑफलाइन क्यों नहीं है पता है, पहले से ही ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं आपके पेपर वो आपको आएगा आंसर शीट, उसके टिक मार्क होगा, वैसा वाला नहीं सिस्टम। कंप्यूटर रहता है वहां पे, आपको माउस दिया जाता है, आपको क्लिक करने का इसमें से कौन सा ऑप्शन है, वैसा आता है। ऑनलाइन एग्जाम होती है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है।
ऑफलाइन एग्जाम में टाइम मिलता है, मैडम ऐसी वहां से अगर अपना नंबर यहाँ पे आया कोने में तो मैडम करेक्ट करते 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 अपन आज बाजू वाले को पूछ के अपन एक दो आंसर्स भी कर सकते हैं, उतना टाइम मिलता है अपने को सफिशिएंट। मेरे को पता है वो सब कुछ चीजें, बट क्या करें, नसीब ही अपना वैसा नहीं, एक साथ सबका सबमिट होता है। ऐसा नहीं कि इसको पहले होगा, जो पहले बैठा उसका होगा, नहीं। वैसा बहुत चांस मिलते थे हमारे सीएस के टाइम पे, मैडम वहां तक आने तक, यहाँ तक हमारे एक दो क्वेश्चन और भी लिखने तक हो जाते थे। अब उधर के बोलने के एक दो अब दोस्त बैठे हुए ना, उधर उनका पेपर हुआ होगा ना, तो उनका बोलने का स्टेपल वेपर मत करो सप्लीमेंट, तो वो स्टेपल वेपर ढूंढेंगे, तब तक सप्लीमेंट लगाएंगे, तब तक मैडम वही घट गई थी, तब तक इतना अपना आंसर लिख के हो जाता था। अपने दोस्त चाहिए बट वैसे उधर, और एग्जाम में कोई दोस्त नहीं होता, ध्यान रखना, कोई किसी का कुछ भी नहीं होता, कितना भी दोस्त रहने दो आप, कितनी भी आवाज दो, आपको देखेगा भी नहीं हो। बोर्ड एग्जाम हाँ चल, मेरे साथ बोर्ड एग्जाम हो गया। दोस्त एग्जाम में कोई आपका दोस्त नहीं होता। नहीं बताया चल यहाँ तक हुआ, फ्रीजिंग हुआ, कन्वर्टिंग हुआ, नेशनल एप्लीकेटरी जुरिडिक्शन हुआ, डिसवेटिस। सुप्रीम कोर्ट, ये आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके पहले स्टार्टिंग से भी एक फर्स्ट वाला पेज बचा है, एक मिनट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैंने सब डायग्राम्स निकाल के दिया आपको, अगर आपने गलती भी कर दी इसमें तो देख लो फिर। हाँ ये फर्स्ट वाला बचा है, नीति आयोग, पेज नंबर बोलता को जाएंगे बाजू के इसमें 75 पेज नंबर। ओहो सुनो, पहले के टाइम पे, ओह ध्यान दो, पहले इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में हुआ था, है ना। अब उसके बाद जब 1947 का हुआ, इंडिया को डेवलप करने के लिए पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, क्या नाम था उसका? ये आने से पहले उसको प्लानिंग कमीशन कहते थे। ये बहुत पुराना कमीशन था, ये प्लानिंग कमीशन था उस टाइम पे, बट प्लानिंग कमीशन को एंड कर दिया, उसके जगह पे आया नीति आयोग। नीति का लॉन्ग फॉर्म लिखो, किसी को पता है नीति का लॉन्ग फॉर्म? सर नीति फर्स्ट टाइम सुने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका चेयरमैन कौन होता है बताइएगा? यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था इन्होंने, सीएस वाले ने दिया आपके इंस्टीट्यूट में, बट लिखो इसका चेयरमैन कौन होता है? अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम मत लिखो, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहेगा बाद में, तो आप नरेंद्र मोदी जी नहीं कहोगे एग्जाम में, तो चेयरमैन कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें भी इंटर्नशिप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अपन ने अभी जितनी इंस्टीट्यूशन देखी ना, सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी, इसमें सब आपको इंटर्नशिप के लिए चांस मिलता है सीएस का। तो प्लानिंग कमीशन बोला, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और इसको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है देखो, डिजाइन पॉलिसी, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन। हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनो, अब आपको पता है एक स्कीम आई है, उज्ज्वला स्कीम, याद है? उज्ज्वला लड़के का नाम नहीं बोला मैं, हाँ। उज्ज्वला स्कीम मतलब कौन सी स्कीम? हाँ नाम सुना तो बोला ना, तो हाँ बोला ना, कौन सी स्कीम है उज्ज्वला स्कीम? उज्ज्वला कुछ तो याद आ गया ना, उज्ज्वला क्या, समथिंग रिलेटेड टू सिलेंडर। पहले के टाइम पे जो औरत थी ना, वो चूल्हा चलाती थी ना,
तो उनको अभी उज्ज्वल, उनका भविष्य उज्ज्वल करना है, तो उनको अभी सिलेंडर देने वाले हैं, तो फ्री कनेक्शन देने वाले हैं। तो उज्ज्वला स्कीम है वो। कौन सी स्कीम है वो? उज्ज्वला स्कीम। अब उज्ज्वला स्कीम लाने के पहले वो प्लान किसने लाया था? नीति आयोग ने लाया था। तो नीति आयोग का ये काम होता है कि ऐसे ऐसे स्कीम्स को लाना। वहां पे लिखो एग्जाम्पल, नीति आयोग के ऊपर लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल, उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, UJWALA, उज्ज्वला स्कीम। ये फ्री गैस कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन, यहाँ पे फ्री गैस कनेक्शन मिलता है आपको विलेजेस में पोल्यूशन कम करने के लिए, फ्री गैस कनेक्शन, उज्ज्वला स्कीम। अभी कुछ दिनों के बाद जो गैसेस है वो पाइपलाइन से आने वाले, पता है ना कि बहुत सारे घरों में गैस आता है। ये किसका टेक्निक है? ये किसका पॉलिसी है? नीति आयोग की पॉलिसी है। नीति आयोग का काम यही होता है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, इसलिए नीति आयोग को बनाया गया। नेक्स्ट क्या है? एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, साथ बोलते उसे, साथ 60। अपने सबसे इंडिया में कौन सी पॉपुलेशन है? यंग पॉपुलेशन है। अभी यंग पॉपुलेशन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ह्यूमन कैपिटल। देखो सब यंग जनरेशन काम की नहीं है, तो उसको अपने को करना है, स्किल करना है, डेवलप करना है। तो उनको स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। तो सबसे पहले 2 मेन सेक्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स। ये 3 सिर्फ स्टेट में इंप्लीमेंट किया। कौन से 3 स्टेट है? मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कौन से 3 स्टेट में एप्लीकेबल होती है? मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा। मौज, एमओजे याद रखना, मौज, इनकी मौज है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपन ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये बचा एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ा। क्या नाम है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन से कुछ नाम सुनाई देगा आपको? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या समझ दे रहा है? क्यों आप बोले? सुनो, आपको पता है अभी 2 जो सिम कार्ड है उसका अभी टाइप हुआ है। 2 सिम कार्ड अभी एक में कन्वर्ट हुआ। कौन सा? वोडाफोन। जो याद करना चाहिए ना वो नहीं होता, जो एग्जाम में नहीं आएगा ना वो डेफिनेटली याद होता है। क्योंकि उसका ब्रेक कितना? हाँ 5 मिनट का ब्रेक। क्या? 2 मिनट का ब्रेक था इसलिए। अच्छा ओके। वोडाफोन प्लस कौन सा था? आइडिया। अभी तो ध्यान दो, इनका क्या हुआ था? अभी मर्जर हुआ था, इसको मर्जर कहते हैं, मर्ज हुए थे एक दूसरे में, अब ये मर्जर हुए। सुनो, अब इन दोनों ने मिलकर अगर मार्केट में 700 रुपए अगर पर मंथ नेट कर दिया, तो आपको नहीं लगता है इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द नेट? क्योंकि अगर इन्होंने इतनी प्राइस की तो इनके पीछे इनका पर्पस क्या था? मार्केट को क्या करना? कैप्चर करना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हो गए ना मार्केट में, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? पता है? इस मर्जर को कंट्रोल करने के लिए इनको बिठाया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ये देखता है कि इस मर्जर में इनका पर्पस क्या है। इनका अगर पर्पस है कि ऐसे ट्रांजैक्शन करना जो इन्वेस्टर होता है, जो कस्टमर होता है, उनको हार्म पहुंचाना, उनसे प्रॉफिट कमाना, तो ये क्या करता है? CCI उनको परमिशन नहीं देता। वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन एंड आइडिया, इनका मर्ज होने के पहले इनको एप्लीकेशन देना पड़ता है। कहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ता है? CCI में देना पड़ता है। जब यहाँ से एप्लीकेशन आएगा, जब ये अप्रूव कर देंगे, तभी आपका क्या होगा? मर्जर होगा।
अभी किसका तो चल रहा था शायद, और एक बहुत बड़ी कंपनी है, दोनों का न्यूज़ में भी था, उन दोनों का अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है, किसी रीजन की वजह से पेंडिंग है। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो याद होगा, बहुत बड़ी कंपनी दो। अभी ये फ्लिपकार्ट ने किसी के साथ टाइप हुआ है क्या, एक्वायर किया शायद, नहीं। चलो, तो कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सब कंपटीशन में करो बट कोई उसका एडवांटेजेस नहीं लेना चाहिए, इसी की वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्केट में आए। चलो अब एक बार इंडेक्स में आ जाओ। कौन से चैप्टर हुए मैं एक बार बताता हूं आपको। इंडियन यूनियन बजट हुआ है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हुआ, अंतरपनिशुप स्किनर हुआ, कौन सा नहीं हुआ क्या, हाँ थोड़ा बाकी, ओके ठीक है, इसको पेंडिंग। तो अपन ये कर लेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुआ है, ठीक है, हाँ 7 सर ने भी लिया, तो ये 8 वाला तो अभी जिस सर लेंगे ये वाला, तो ये मेरे पास नहीं। तो अभी बिजनेस एनवायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी, ये वजह, ये दोनों अपने हो जाएंगे 2 वीक में। तो फिर अपन वापस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिन लोगों का नहीं हुआ है, जो लोग नहीं आए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट सभी है बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं फर्स्ट वाला चैप्टर है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड 6th वाला। नीचे के 2 अभिजीत सर ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि वो डिमांड्स आप वो डायग्राम्स मैथ्स कैलकुलेशंस अपन तुम्हारे जैसी थी, सिर्फ मेरे को थोड़ा बेसिक अच्छा है मेरा। तो अपन अभी कल जो बचा है थोड़ा सा वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन कल बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे कल। तो 2 वीक के अंदर तो आपका इकोनॉमिक्स मेरे साइड से खत्म हो जाएगा सिलेबस, जो पुराने बच्चे, तो आप रिवीजन कर सकते हो वापस, और जो नए हैं उनका अपन फर्स्ट चैप्टर से वापस स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद सीधा रिवीजन। और आज कौन सा डे है,